बात एक, ये चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग क्या है, ये आया कहाँ से और इसका यूज़ क्या है अभी, है ना, एप्लीकेशन क्या है। पहले आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जो शब्द है वो इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, हाँ, पैसे का लेन देन है। तो इंडियन इकोनॉमी किस तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, है ना। चौथा सेक्टर होता है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि प्राइमरी में आता है कृषि करना, दूसरे में आता है उससे कुछ चीज़ों को बनाना, और थर्ड में आता है सर्विस, है ना। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, ये सर्विस सेक्टर में आएगा। डॉक्टर हो गया, मैं बोल लूँ सर, है ना, तो मैं जल्दी जल्दी बोल के आगे बढ़ूँगा ना, पूछूंगा तब बताना, ठीक है, तब फिर चुप नहीं रहना। प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है, फिशरीज आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग, है ना, खनन और उत्खनन दोनों आता है। माइनिंग और क्वेरिंग, क्वेरिंग मतलब जानते हैं, स्टोन गिट्टी वगैरह जो बनाते हैं वो उससे। माइनिंग मतलब नीचे से खुदाई करके कोल निकालते हैं हम लोग, है ना, बॉक्साइट निकालते हैं, वो आता है। अब प्रोडक्शन, अब हमारा जो इंडिया था ना, हमारा इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था। कब तक? 1991 तक। 1991 में आपके जो मनमोहन सिंह हैं और उनकी जो सरकार थी, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आए थे। एलपीजी रिफॉर्म मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों चीज़ को ध्यान से समझो। लिबरलाइजेशन अब मतलब क्या है? लिबरलाइज करने का मतलब ये उदारीकरण, थोड़ा सा उदार कर देना। होता क्या था कि किसी एक चीज़ को, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे गिट्टी खदान बनानी है, यहाँ पे काफ़ी गिट्टी होती है, तो इसके लिए लाइसेंस लगता है। अब लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा जटिल थी, ठीक है। तो दूसरों को एक तो खिलाना पड़ता था, एक लाल फीताशाही। लाल फीताशाही समझते हो? रेड टेपिज्म बोलते हैं। रेड टेपिज्म एक वर्ड है जो, जैसे फाइल है, तो ये फाइल पे रेड टेप लगा रहता है, बंद रहती है। जब तक नोट की गड्डी न रखो रेड टेप खुलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं लाल फीताशाही, ठीक है। जैसे इनके परिचित में होंगे दो चार जो सरकारी नौकरी में होंगे, तो रेड टेपिज्म चलता है, हमारे यहाँ भी दो चार हैं। तो अब ये कारण था कि लोग लाइसेंस नहीं बनवा पाते थे, और लाइसेंस बनवाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। यानी कि एक लाख रुपए का लाइसेंस उस समय 10 लाख का पड़ जाता था। इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, फलाना ठिकाना करो, तो बाहर की कोई कंपनी भी नहीं आती थी, ठीक है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, जैसे अभी लोग मोदी जी को गाली देते हैं ना कि अब एयर इंडिया को बेच दिया गया। अब लॉस मेकिंग कंपनी थी, समझ रहे हो, लॉस मेकिंग कंपनी है, इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, लेकिन उसके एम्प्लॉय को हमको तनख्वाह देनी है, मतलब काम कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं पालथी मोड़ करके। लेकिन फिर भी आपको कितना, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है सरकारी नौकरी में, तो इसको हटाना पड़ेगा बोले, है ना। यानी कि इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अगर प्राइवेट कंपनी को दे दोगे तो प्राइवेट क्या करेगा, वो सारी चीज़ को इंश्योर करेगा, क्वालिटी कंट्रोल करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करेगा, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट भी जो एक अपने हिसाब से वो करेगा, किसको रिक्रूट करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो करेगा, ये एक उद्देश्य था। जैसे अब आप देखो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, उसको आप देखो कितना सुंदर दिखने लग गया है। तो प्लेटफॉर्म्स की भी हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं। साफ सफाई का टेंडर प्राइवेट कर दो, गवर्नमेंट को मत दो, टेंडराइज कर दो सबको, खत्म, झंझट ही खत्म। साफ सफाई भी रहती है, गर्मी में वो पंखे भी चलते रहते हैं, पंखा खराब नहीं रहता, आप देखो ऊपर से वो फुवारा अलग मारता रहता है वो गर्मी के टाइम पे, तो ठंडा का एहसास होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही ज़्यादा ऐसा होता है, 5 में चले जाओगे तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, फिर बोलोगे विनय सर बोल रहे थे। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमी को खोल दो रे भैया, इकोनॉमी को खोल दो मतलब कि बाहर की कंपनी को आने दो और इंडिया की कंपनी को जाने दो। हम लोग डरते थे, हम लोग डरपोक हैं, क्यों भैया, 200 आए थे, 200 साल तक राज करके गए, इस बार ग्लोबलाइज किया तो ताबड़तोड़ लोग आएंगे, फिर तो हम लोग ऐसी तैसी हो जाएगी, ये सोच के हम लोग नहीं करते थे, ठीक है। अब दूसरा, अभी हमने किया क्यों, हमने मांगा लोन, है ना। अब हमारे रिजर्व खत्म हो गए, अब उधारी चाहिए ना। उधारी जो दे रहा है वो बोला भैया ऐसे उधारी नहीं देंगे आपको, है ना। IMF से मांगा, IMF बोला भैया हम ऐसे नहीं देते, उनको कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी। बोले क्या भैया, देखो भैया हिसाब देना पड़ेगा आपको, है ना, आपको ग्राउंड लेवल पे काम करके आधा पैसा तब हम देंगे, फिर बढ़ा दोगे फिर देंगे, है ना।
दूसरा सब्सिडी को बंद कर दो, जो सब्सिडी दे रहे हो ना फोकट में गरीब लोग को, इसको ये सब बहुत हानिकारक है, इसको बंद करो पहले बोले। सिलेंडर हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग आम आदमी के लिए, जो टैक्स पेयर है उसके लिए तो है ही। और बोला कि भैया जो ये टेररिज्म में तो यूज़ नहीं करो। इंडिया बोला हम ना तो पहले मारते ना हम मार खाते, है ना, अहिंसावादी हम लोग तो गांधीवादी प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। बोले चलो ठीक है, फिर तो टेंशन नहीं है। IMF ने फिर लोन दिया था, इसीलिए उसको मतलब 15 साल तक लगातार क्या है, मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने रहे। वो आदमी एक शब्द नहीं बोला पूरे अपने उसमें, देखा होगा आपने, बिना बोले प्रधानमंत्री था 15 साल। शायद बोलता तो नहीं रह पाता, ऐसे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, समझे? हाँ तो रहो ना, तो फिर चुप रहो। अब MNC क्या है? MNC का है मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे आपका एप्पल हो गया, है ना, ये सब है। अब MNC क्या क्या अच्छा क्या काम है MNC का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये वो कंपनी है जो मल्टीनेशनली, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी क्या होती है, शाखा होती है, ब्रांच होती है। ये हर कंट्री में लगभग जो है अपनी खोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं। ऐसी कंट्री में जहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ ना हो। अब मान लो अफगानिस्तान में बोले कि भैया टाटा जी वहाँ खोल दो, तो टाटा खोलेगा, वो निकल जाएगा सारा सामान, लोग कार का पुर्जा करके निकाल ले जाएंगे, जानते तो, है ना। ऐसे यहाँ बांग्लादेश में भी हुआ है, देखा होगा आपने, सारी कंपनीज ने अपना हाथ खींच लिया फिर, जबकि जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है ना। सारी जूट की फैक्ट्रीज ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला लिया। एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट, अब तो पहले समझना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन का कोई फ़ायदा है कि नहीं है, ये बताइए क्या फ़ायदा है? सर एक्सपोजर, ठीक, एक्सपोजर, ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ता है, पहला तो ये इंपोर्ट बढ़ेगा आपकी कंट्री को। अब जैसे मुझे कोई अच्छा सामान चाहिए, मैं यूज़ कर पा रहा है पर, है ना, जैसे अब पाकिस्तान चले जाओ तो वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उनकी वहाँ की जो स्प्लेंडर है वो वहाँ पे वो 2 लाख की मिलती है, समझ रहे हो? तो मेरी ऐसी बाइक तो 20 लाख की बोलते हैं कि इतने की होगी, 20 लाख की होगी एटलीस्ट, तो ये है दिक्कत। तो इंपोर्ट हमें चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम से कम रखें। अब इंपोर्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, यानी मना नहीं करती सरकार, समझिएगा बात को। BMW नहीं ले सकते आप, ऐसा नहीं बोलती सरकार। BMW जितनी 20 लाख की है, 40 लाख है ना, 20 लाख जो है इस पर टैक्स रहेगा। जैसे आप समझो सरकार क्या करती है, हतोत्साहित करती है। एक सेकंड ना, पहले मैं इनसे एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहला मैंने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है ना। दूसरा, सरकार क्या करती है, जैसे अब सिगरेट पीने के लिए ग्राहक लोगों को मना करना है ना। देखो बात समझिएगा, जो सिगरेट कंपनी जो सिगरेट बेचती है वही कैंसर अस्पताल भी खोलती है, ठीक है ना, इट्स कॉल्ड बिजनेस। तो 2 तरफा कमाई है, एक इस तरफ से तुमको ख़राब करके और दूसरी तरफ से तुम्हारा इलाज करके भी फ़ायदा है। और वो इलाज बहुत सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है ना, उनकी एक दवाई भी बहुत महंगी होती है और इलाज बहुत एक अच्छा करते हैं, बता दे रहा हूँ। अब हम क्या है, सिगरेट पीने के लिए मना नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया। सिगरेट वो कायदे से 2-3 रुपए की है, उससे ज़्यादा कीमत नहीं है, बड़ी वाली जो आती होगी, लेकिन हम उसको बेच रहे हैं 50 रुपये में, 60 रुपये में बेच रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम उस पर टैक्स लगा दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स। हालांकि इतने की तो नहीं आती, मेरे ख्याल से 20-25 रुपये की आती होगी, है ना, 20 की आती है, मेरे को मालूम है, 20-22 रुपये की आती होगी। तो यानी कि 2-3 रुपये की सिगरेट हम 20 रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को हतोत्साहित कर रहे हैं। अगर और ज़्यादा टैक्स, वही लग्जरी टैक्स है ना, आप देखिएगा मूवी PVR में इतना महंगा रहता है, इतना क्या महंगा, वो एंटरटेनमेंट टैक्स उस पर लगा हुआ है, ठीक है, सरकार उस वसूलती है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है लग्जरी चीज़ों पे है। आपको लगता होगा 28% तो नहीं भाई, बहुत महंगा पड़ जाता है फायदे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट बहुत ज़्यादा है ना। आप अपना सामान जो है बाहर कंपनी में अच्छे से बेच सकते हैं। हमारा राइस एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से केला एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से बहुत सारे मसाले एक्सपोर्ट होती हैं जो बाकी देशों में काम आते हैं। तो इंडिया को रिकग्निशन भी मिलता है, ग्लोबल लेवल पे हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, दूसरे देश हमसे संबंध बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे यहाँ से बहस चल रही है, यानी कि अमेरिका, जापान, चाइना को छोड़ के, है ना, बाकी सब जो है, फ्रांस हो गया, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को होना चाहिए, है ना, जो वीटो कंट्रीज़ में, ठीक है। अब जिनको नहीं मालूम वो घर जाके कार्टून नेटवर्क देख सकते हैं,
या गूगल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, छीन टपा का डम डम। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये काम है, यानी कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। जैसे एप्पल आया, एप्पल ने यहाँ पे बनाया अपना एक शोरूम बना दिया, या मान लो कोई फैक्ट्री स्थापित कर दी, तो यहाँ के लोगों को स्किल मिलेगा पहला कि भैया एक फ़ोन ऐसे काम करता है, ऐसे बनाते हैं। दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके आसपास में लोग चाय टपरी खोलेंगे, फिर धीरे से दुकानें बनेंगी, फिर धीरे से रेस्टोरेंट खोलेंगे, है ना, छोटे मोटे, तो बिजनेस ग्रो अप करना स्टार्ट कर देगा। ये है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, समझ में आया। और इसलिए ग्लोबलाइजेशन करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का मतलब देखो, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वो बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी है, मिट्टी को उठाए, थोड़ा उसको साफ किए, सुखाए, पैक कर दिए। कितने की होगी मिट्टी? अरे 20 रुपए की भी नहीं है मिट्टी यार, इतनी सी मिट्टी 20 रुपए की भी नहीं है। वो बिकती कितने में है? 500 रुपए में। अब बेच क्यों पा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनली हम कनेक्ट हो गए, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अमेजोन मिल गया, अमेजोन में बेच दो 500 रुपए का, है ना। नहीं जाओगे बेटा, चलिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से और क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर पाते हैं अलग अलग। मान लो जैसे यहाँ पे कोई एप्पल के शोरूम में काम कर रहा है, धीरे से प्रमोशन हो जाता है, तो कहीं और बाहर कंट्री में भी इसको जॉब मिल सकता है। तो क्या है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम अलग अलग कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली काम है। दूसरा क्या है, चॉइस ऑफ गुड्स मिलता है बायर को। अगर मान लो आप पाकिस्तान में जाते हैं, या किसी जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में ज़्यादा बाइक वाइक नहीं बिकती है। अभी आपका बजाज छा गया है वहाँ पे, पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि चाइना और जापान दो ही गाड़ियाँ आती थी, है ना। जापान की महंगी थी, चाइना की सस्ती थी, सस्ती वाली लेकिन ख़राब थी। तो इंडिया का जो बजाज है वो दोनों बढ़िया है ना। तो टीवीएस और बजाज जो अच्छा मार्केट पकड़े हैं वहाँ पे, तो उनको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो वो भाई यूज़ कर रहे हैं। तो चॉइस ऑफ गुड आ जाएगा। अभी आप कुछ खरीदने, जैसे बॉटल है, कुछ खरीदने जाओ, कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओ, बहुत ऑप्शन है। ऑनलाइन आप मंगा सकते हो कम से कम। पहले ये ऑप्शन नहीं था हमारे टाइम में। दुकानदार जो चाहता था वही वो बेचता था। तुमको लेना है तो, नहीं तो भाड़ में जाओ। टीवी लेने गए तो दो है, सोनी का है और टोनी का है। अब या तो सोनी ले लो या तो टोनी ले लो। अब सोनी भयंकर महंगा है और टोनी भयंकर सस्ता है, तो आदमी क्या है, टोनी लेता था। मारो करते हैं ये लोग ऐसे, चलिए। डिस्टर्ब करते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा क्यों है? क्योंकि आईटी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है भैया, जो टाटा है, इन्फोसिस है ना, विप्रो है, ये सब जो कंपनीज काम कर रही हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। यानी कि अगर आप मान लीजिए तनिष्क में भी चले जाएंगे, तो वहाँ पे वो लोग हीरा की क्वालिटी देखने के लिए भी उनके पास में मशीन है, गोल्ड की क्वालिटी देखने के लिए मशीन है। पहले ऐसा नहीं था, सुनार ही बताता था देख करके अपना, एक तो है ना, जो उसका 2 रुपए का माइक्रोस्कोप रहता है, उसमें से देख के। तो हीरे की परख जौहरी कोई होती है। अब जौहरी वौहरी सिस्टम नहीं भैया, मशीन लगी है, मशीन परख लेगी, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब दूसरा, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए। जैसे अमेज़ॉन है, अगर अमेज़ॉन का सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक साइट नहीं होती, तो लोग खरीद नहीं पाते। अब यही चीज़ हमारे इंडिया में भी लागू किया गया ई नैम के तहत। ई नैम मतलब ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एक मार्केट बना दी। हरियाणा का बैठा हुआ किसान भी अब क्या है, छत्तीसगढ़ में अपना सामान बेच सकता है। जरूरी नहीं है सरकार को बेचना या पड़ोस के जो जमींदार साहब है उनको बेचना। समझ में आया? किसी भी बड़े। और ये मगरमच्छ के आंसू है ना, पापा की परी नहीं है ये, मम्मा का मगरमच्छ है ये, और ये मगरमच्छ के आंसू है, इस पे ना जाए। चलिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखिए, 2 टाइप की पॉलिसी होती है, एक होता है FII और एक होता है FDI। ठीक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों थोड़ा सा उल्टा है, समझना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये एप्पल की कंपनी आई यहाँ पे कचना में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो कचना में फैक्ट्री लगाएंगे, रोड बनवाएंगे, क्वार्टर्स बनवाएंगे, बैरक बनवाएंगे, पानी की टंकी बनवाएंगे, फलाना ठिकाना सब काम करवाएंगे। अब मान लो कि कोई दिक्कत हो जाती है तो एप्पल वाले वापस अपने अमेरिका चले जाते हैं,
तो फैक्ट्री साथ में ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। छोड़ जाएंगे। समझ में आया? FII का मतलब ये है कि UK या US में बैठा हुआ आदमी यहाँ की किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है। तो ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। अब उसको जाना होगा 2 मिनट में शेयर को बेच के वो जा सकता है। तो FDI अच्छा है कि FII? FDI अच्छा है। हम चाहते हैं FDI अच्छा हो, इसीलिए मोदी जी चिल्ला रहे थे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। हम लोग जब सोच भी नहीं पा रहे थे, वो आदमी तब से सोच के बैठा हुआ था, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आ रहा था। गुजरात ने उसने वही मॉडल को अपनाया। उसने बोला जॉब के पीछे मत भागो, जॉब क्रिएट करो बोला। ये खास बात थी मोदी सरकार। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, PM मुद्रा लोन, ये सब इनिशिएटिव्स थे जो शुरू के 5-10 साल में बहुत अच्छे थे। अभी तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब उसकी भी जांच होगी। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या है भैया? ट्रेड बैरियर पहला तो ये है कि भाई समुद्र का रास्ता है तो अपने आप में बैरियर है। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज अगर हाई हैं तो फिर बैरियर है। इंटरस्टेट बैरियर हो सकता है, मान लो जैसे कि कोई मॉब लिंचिंग होती है यहाँ पे, है ना। मान लो कि यहाँ पे कई ऐसे रास्ते हैं इसमें चोरी चकारी हो जाती है, ट्रक वालों को मार के सामान लूट लेते हैं, तो ये एक बैरियर हो गया। तो इससे ग्लोबलाइजेशन प्रभावित होता है। दूसरा, कुछ और भी बैरियर्स हैं। मान लो कि आपकी कंट्री में मान लो या तो टेररिज्म की एक्टिविटी हो या कि आपके में इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, है ना। एप्पल की कंपनी आएगी तो कच्चा प्लांट क्यों ही लगाएगी? बोलेगी यार तुम लोग है ही क्या। हम जैसे हम स्कॉलर्स फाउंडेशन ने यहाँ खोला तो यहाँ था ही क्या? कुछ नहीं। वो तो इस साल दिख रहे हैं 10 के 10 बच्चे, 10वीं के 10 बच्चे, नहीं तो ये दिखते कहाँ थे, है ना। 2 बच्चे आए थे, तो धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है। लेकिन अब हमने भी क्या है, कुछ सोच समझ के फिर आदमी करता है इन्वेस्टमेंट। तो अगर रतन टाटा को भी कुछ करना होगा तो बहुत चीज़ सोचनी पड़ती है। फैक्ट्री ऐसी स्थापित नहीं हो जाएगी ना बेटा, समझ रहे हो। पैसा पूरा होगा, अगर 2 करोड़ लेके जाओ तुम, फैक्ट्री खोल के दिखाओ, मैं देता हूँ 500 करोड़, खोल के दिखा दो। CM जाके बोल सकता है कि लाओ यार 500 करोड़, अच्छा मेरा कितना, 250 करोड़ इतना तो लगेगा यार, है ना। नहीं सर मैं नहीं दूंगा, मैं फुल ईमानदार हूँ और मैं विवेकानंद और BR अम्बेडकर से प्रभावित हूँ, है ना। हाँ, तो फिर CM बोलेगा कि देखो मेरे पास क्या चाय पीने का समय हो गया है मेरा, अब तुम निकल लो। ठीक है, तो ये बात है, यानी कि पैसा हो करके भी आप कुछ नहीं कर सकते, जाओगे ना। ठीक है, सबको खिलाना पड़ता है। ये इसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म और या करप्शन। तो करप्शन एक इकोनॉमी अलग से खड़ी हो गई है हमारे देश में। कुछ काम कराना हो तो पहले 100-5 एक्स्ट्रा देना होता है। मैं कहीं मेरे को भी दे के देखो मेरा भी आउटपुट बढ़ सकता है। देखो मुझे करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कोई मना दे दे तो मैं मना नहीं करता, है ना। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, आराम से भाई, पर्सनल कोचिंग। चलिए हंसी मजाक अलग, आगे आते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है समझिएगा, ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है। अब USA ने क्या किया था कि इंडिया जो है, इंडिया से गुस्सा हो गया तो बोले इंडिया के सामान पे 5% टैक्स बढ़ा दो। और ये बात है शायद आपके बाल वाला, वो क्या है वो मोटू सा गोरा गोरा सा यार, बड़ा अच्छा, अरे वो USA में यार, वो रिबेका मुंडन, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प के केस में भी हुआ था कि वो अब क्या करता है कि टैरिफ लगा देते हैं दूसरी कंट्री से लेने में। अब टैरिफ जैसे चाइना में हम लगा दे, चाइना का माल नहीं चाहिए बोले, है ना। चीनी, हिंदी चीनी बिल्कुल नहीं है भाई एकदम दूर, तो उस पर हमने लगा दिया टैरिफ। हाँ याद हो गया, सुनाओ फिर। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड समझ में आ गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड कैसे लगाते हैं, कैसे टैरिफ लगाते हैं, हतोत्साहित करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये 1991 जो हमने बात की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन के लेवल पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन क्या है, कुछ कंट्रीज़ का एक संगठन है ना। वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था, 2 के बाद, 1 के बाद भी बनाए थे, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, तो 2 के बाद में फिर ये अच्छे से काम कर रहा है। इसके कुछ ऑर्गन हैं, ऑर्गन बोले तो जैसे यूनेस्को हो गया, है ना, UNSC हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। तो कोई चिल्ड्रन के वेलफेयर पे
गरीबी हटाने के वेलफेयर पे काम करता है, कोई ट्रेड के उसमें काम करता है, कोई टेररिज्म पे सिर्फ एक्ट करता है, तो अलग अलग है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही काम है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड अच्छे से फंक्शन करता रहे, क्योंकि ट्रेड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान को अगर मैं ले लूँ तो वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड है मतलब चारों तरफ से पानी नहीं है ना, पानी नहीं है, हाँ वही बोल रहा है ना, कोस्टल एरिया नहीं है। तब वो मच्छी तो देखा नहीं होगा कि शार्क कैसी होती है, या उसको खाने का मन करेगा तो कैसे खाएगा फिर। तो ये करने के लिए, तो अगर किसी कंट्री में ऐसा सामान उपलब्ध नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अब इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित किया जाए, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये दो कंट्रीज़ हैं, है ना, अब इसको सामान चाहिए जो इसके पास में है, लेकिन ये गुस्सा हो बैठा हुआ है कि मैं नहीं दूंगा बोले, तो ये बोल रहा है भाई पैसा ले ले, तो बोल रहा है पैसा तो बात ही नहीं है, बात है इज्जत की बोले, है ना, क्या इज्जत भाई। अब ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है कि आप अपनी बहस कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको जो चाहिए वो ये नहीं दे रहा है, तो ये बाजू वाले है ये रेडी है देने के लिए, ये दे देगा, है ना। तो ऐसा ही होता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम नेशंस हैं वो कुछ दिक्कत करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हमको नहीं बेचते वो, है ना, वो अमेरिका को बेचते हैं। कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं तो जो नहीं दे रहा, जो दे रहा है उससे हम ले लेते, तो हमें कई बार बहुत लंबे समय तक हमें महंगा तेल खरीदना पड़ा है ना। अभी तेल सस्ता भी हो गया है, क्रूड ऑयल, फिर भी कंपनीज ने रेट गिराए नहीं है अभी, हालात तो अभी ये, खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। गवर्नमेंट स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा गवर्नमेंट अब क्या करती है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बताया कि एक एकल खिड़की बना दी, मितान खिड़की बनाई है ना, यानी कि आप जो भी आपको लाइसेंस लेना हो, फॉर एग्जांपल बिजली कनेक्शन हो गया, लैंड से रिलेटेड आपको जो लाइसेंस बनवाना हो या कोई काम हो, इसके अलावा आपको पानी से रिलेटेड जाना हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जाना पड़े, तो ये सब नहीं करना पड़े, एक ही विंडो कर दी, यहीं आओ, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आओ और यहीं पे आपका लाइसेंस या जो आपको रिन्यूअल करना हो सब एक ही जगह पे हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ने किया। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया कि सब्सिडी देना स्टार्ट किया है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हर 5 साल में आती है, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी फिर आई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्राइमरी हमने बिजनेस को सेटअप करके रखा कि इनको देना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है, ये चाहिए। मिलिट्री वाला कुछ नहीं है, मिलिट्री के लिए हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये वाला अगर प्रोडक्शन आएगा तो हम इतनी सब्सिडी देंगे। सब्सिडी कैसे फॉर्म में दे सकते हैं भैया, बिजली में फॉर्म में दे सकते हैं कि आपको इतने यूनिट तक बिजली फ्री या इतने साल तक बिजली फ्री आपको, ठीक, ऐसा फ्री नहीं देता कोई कंपनी, बट एक बात की बात बता, ऐसे हम लोग बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। लैंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, यानी कि अलग से एक फैक्ट्री का एरिया ही बना दिया कि आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अपना आपको ये इतना स्लॉट मिल। न्यू रायपुर में भी है, मेरा एक मित्र है वो इसी फील्ड में काम करता है, तो उसके वो अलग अलग फैक्ट्री जो आते हैं लोग उसके पास आते हैं, वो फाइल वगैरह को आगे बढ़ाते हैं और उनको लैंड लिखा करके उस लैंड को बेचता है उनको, ये गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट सुविधाएं प्रोवाइड करवा सकती है वो करवाती है। लेबर लॉज को बनाना, जैसे कि मान लो अगर आप अभी का जो लॉ है वो ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी आकर के फैक्ट्री खोलोगे तो 100% जो लेबर होगा, जो नॉन स्किल्ड लेबर है वो यहीं का ही होगा। 60% जो स्किल्ड लेबर होगा वो यहीं का होगा, बाहर से नहीं आ सकता। दूसरा 40% जो लेबर होगा जो मैनेजमेंट में होगा वो यहीं का होगा, बाहर से नहीं आ सकता। यानी कि अगर आप फैक्ट्री खोल रहे हो, अब ये क्यों है लॉ भाई, आपने यहाँ फैक्ट्री खोली, आपने पूरा एग्रीकल्चरल लैंड को ले लिया तो किसानों का नुकसान हुआ ना, यहाँ के जो गांव के जो लोग होंगे उनका तो लॉस हो गया। अब आप फैक्ट्री खोल लिए तो उससे उनका क्या फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, तो उनको फिर नौकरी मिले, ये चीज़ को सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट। समझ में आया? तो इससे फैक्ट्रीज़ को भी आसानी हो जाती है कि उनको लोकल लेबर मिल जाता है, उनको सिखाने का मौका मिल जाता है। अगर मान लो वो नहीं सीख पाते हैं तो गवर्नमेंट ने और क्या खोला हुआ है इसके अलावा, मत खींचो, परेशान क्यों होते हो, सब ठीक हो जाएगा, बड़े हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब चलता है। दूसरी चीज़ है कि कौशल अभियान चलाया हुआ है कि भैया हम सिखा देंगे
आप सिखाने पे मेहनत भी मत करो। देखो दिक्कत क्या होती है कंपनीज के साथ में कि तेजस की मम्मी का कॉल आ रहा है।